नमस्कार दोस्तों, मैं बख्शी सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। दोस्तों, हमारी जो कल की क्लास थी उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि कुछ टेक्निकल इश्यू था, कुछ एक चीज़ें जो थी वो आपको दिखाई नहीं दी। तो आप उस बात की चिंता मत करें, मैं उनको दोबारा से आज रिपीट करने वाला हूँ। जो भी चीज़ें कल आपको दिक्कत आई, दिखाई नहीं दी, उनको मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगा। ठीक है, चलिए। तो कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा था, जहाँ तक हमने टॉपिक पढ़ा उससे आगे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने जो सहयोग किया, आपने जो हमें प्रत्युत्तर दिए, जवाब दिए, उनके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमने जो पढ़ा था, कहाँ तक हमने पढ़ा था? हमने जो पढ़ा था वो पढ़ लिया था कि भारत में पुर्तगाली कब आए थे और पुर्तगालियों का पतन अंग्रेजों के आते ही हो गया था। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अंग्रेजों के आगमन के बारे में हमने शुरुआत करी थी। हमने जो कल का क्लास छोड़ा था, कल की क्लास में हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन के जो क्राउन थे उन्होंने अनुमति उनको दी थी। महारानी एलिजाबेथ ने अनुमति दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के संबंध में, वहाँ के व्यापारिक संगठन को। तो वहाँ से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो हमने कल पढ़ा था कि 1599 में ब्रिटेन में एक व्यापारिक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडिंग into the East India। मैंने कहा 1599 में ब्रिटेन के व्यापारी संगठनों ने क्या करा, एक संगठन गठित किया जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। और जैसे ही 1599 में व्यापारियों ने संगठन गठित किया, तो इस संगठन के तुरंत बाद, कुछ समय बाद, एक व्यक्ति भारत आता है 1599 में, जिसका नाम हमने कल पढ़ा था, जिसका जिक्र हमने किया था, जॉन मिल्टन नाम का व्यक्ति भारत आता है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये व्यक्ति जो है वो स्थल मार्ग से भारत आया था। स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज, या यूं कह सकते हैं कि ब्रिटेन की तरफ से स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला व्यक्ति जो 1599 में आया था, जिसका नाम था जॉन मिल्टन। जैसे ही जॉन मिल्टन भारत आया, भारत आने के बाद वापस ब्रिटेन जाता है और ब्रिटेन जाकर जॉन मिल्टन ने वहाँ के लोगों को बताया कि भारत में हमारे लिए बहुत ज़्यादा व्यापारिक संभावनाएं हैं। तो व्यापारी संगठन जो है वो महारानी एलिजाबेथ के पास जाते हैं और एलिजाबेथ से कहते हैं कि महारानी साहिबा, हम पूर्व के देशों में व्यापार करना चाहते हैं, तो क्या हम व्यापार कर सकते हैं? तो महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 को इस व्यापारिक संगठन को पूर्व के देशों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। और एलिजाबेथ ने यह भी कहा कि ये जो अनुमति रहेगी वो 15 वर्षों के लिए रहेगी। ये जो अनुमति रहेगी वो कितने वर्षों के लिए रहेगी? 15 वर्षों के लिए रहेगी। और जिस व्यापारिक संगठन को एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 को पूर्व के देशों में व्यापार करने की अनुमति दी थी, उसी व्यापारिक संगठन को कहीं ना कहीं हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी कंपनी के नाम से जानते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। यानी मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि ब्रिटेन की जो कंपनी भारत आई थी, उसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ की अनुमति से हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 को। दोस्तों, 31 दिसंबर सन 1600 को इस कंपनी की स्थापना हुई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसकी स्थापना हुई, कंपनी की स्थापना हुई, तो कंपनी का मतलब वैसे भी समूह होता है। तो नॉर्मल सी बात है, इस कंपनी में भी काफ़ी सारे लोग होंगे। कितने लोग थे? कल हमने वैसे जिक्र किया था, इस कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 लोग थे।
कितने लोग थे? 217 लोग थे। 217 लोगों का समूह इसमें था, 217 व्यापारियों का समूह इसमें था। इन 217 व्यक्तियों में से 24 व्यक्तियों का एक बोर्ड होता था। क्या होता था? 24 व्यक्तियों का एक बोर्ड होता था, और इन 24 व्यक्तियों के बोर्ड में से ही इस कंपनी के संचालन मंडल, या यूं कह दूं कि कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति का चुनाव किया जाता था। जैसे इस कंपनी के 24 सदस्यों के बोर्ड में से एक व्यक्ति को कंपनी का गवर्नर बनाया जाता था, एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता था? उप गवर्नर बनाया जाता था। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, सर गवर्नर उप गवर्नर अगर इन 24 व्यक्तियों में से बनाया जाता था, तो इन 24 व्यक्तियों में से गवर्नर व उप गवर्नर बनाने के लिए इनकी न्यूनतम योग्यता क्या होती थी? तो समझिए दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पे एक व्यापारिक संगठन की, बात हो रही है यहाँ पे व्यापार की, तो नॉर्मल सी बात है, व्यापार की बात होगी तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पैसा होता है। तो यहाँ महत्व किसको दिया जाता था? पैसे को महत्व दिया जाता था। यानी 24 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को अगर गवर्नर या उप गवर्नर बनना होता था, तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता होती थी कि गवर्नर व उप गवर्नर बनने वाला व्यक्ति कम से कम कंपनी में कितने पैसे लगाए? 500 पाउंड इन्वेस्टमेंट करे। कितने पाउंड इन्वेस्टमेंट करे? 500 पाउंड इन्वेस्टमेंट करे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर होता था या उप गवर्नर होता था, उसको गवर्नर या उप गवर्नर, उस व्यक्ति को गवर्नर या उप गवर्नर बनने के लिए कितने पाउंड लगाने पड़ते थे? 500 पाउंड लगाने पड़ते थे। अब बात करते हैं, अगर गवर्नर व उप गवर्नर दोनों व्यक्तियों के लिए, यूं कह दूं कि ये जो पद है इनके लिए 500 पाउंड आवश्यक थे, तो 217 व्यक्ति जो टोटल कंपनी में व्यक्ति थे, उन लोगों ने भी तो कुल पैसे लगाए होंगे। कितने पैसे लगाए होंगे? कितना धन लगाया होगा? तो जी हाँ, उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की 217 लोगों ने मिलकर कुल जो इन्वेस्टमेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो किया था 30,133 पाउंड। 30,133 पाउंड, यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है? शुरुआती इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, मैंने कहा कि 1599 में ब्रिटेन के व्यापारिक संगठनों ने एक संस्था का गठन किया, एक संगठन का गठन किया। इस संगठन का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। उसके बाद 1599 में एक व्यक्ति, इसी साल 1599 में इसी साल एक व्यक्ति जॉन मिल्टन नाम का व्यक्ति स्थल मार्ग से भारत आता है और भारत में व्यापारिक संभावनाओं के बारे में बताता है ब्रिटेन के व्यापारियों को। और जैसे ही ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत में व्यापारिक संभावनाओं के बारे में पता लगता है, उसी वर्ष, या मैं यूं कह सकता हूं कि उसके अगले वर्ष 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ से वो व्यापारी अनुमति लेते हैं पूर्व में व्यापार करने की, और 31 दिसंबर सन 1600 को एक कंपनी स्थापित होती है, जिस कंपनी को हम किस नाम से जानते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी में टोटल कितने लोग थे? 217 लोग थे। 217 लोगों में से 24 लोगों का एक बोर्ड हुआ करता था। उस बोर्ड में एक क्या बनाया जाता था? गवर्नर बनाया जाता था, एक उप गवर्नर बनाया जाता था। गवर्नर या उप गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम कितने पैसे लगाने पड़ते थे? 500 पाउंड लगाने पड़ते थे। 217 व्यक्ति ने कुल मिलकर कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 30,133 पाउंड किया था। दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये शुरू कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत किसने की? अब बात करते हैं भारत में इन्होंने अपना व्यापार कहाँ स्थापित किया और कैसे स्थापित किया। अगर भारत में व्यापार स्थापना की बात करी जाए तो दोस्तों, भारत में पहली बार व्यापार के संबंध में भारतीय शासकों से या भारत के जो शासक थे उनसे अनुमति लेने के लिए पहली बार जो भारत व्यक्ति आया था उसका नाम था स्टेफन हॉकिंस। मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी लोग थे उन्होंने अपने व्यापार के लिए भारत में अनुमति लेने के लिए पहली बार अगर किसी को भेजा था तो उस व्यक्ति का नाम था स्टेफन हॉकिंस। याद रखिएगा दोस्तों, जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में एक व्यक्ति भारत आया था। जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में एक व्यक्ति भारत आया था, उस व्यक्ति का नाम था स्टेफन हॉकिंस। क्या नाम था? स्टेफन हॉकिंस। स्टेफन हॉकिंस नाम का व्यक्ति भारत आता है। कब भारत आता है? सन 1608 में। सन 1608 में
जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में स्टीफन हॉकिंस नाम का व्यक्ति 1608 में भारत आता है। कब भारत आता है दोस्तों? 1608 में। दोस्तों आपको इस बात का पता होगा कि भारत में 1600 के आसपास की बात करूं या 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास की मैं बात करूं तो भारत में उस समय सबसे मजबूत जो साम्राज्य था वो किसका साम्राज्य था? मुगल साम्राज्य था। यानी मुगलों के अधीन बाकी छोटे छोटे राज्य थे, यानी बाकी छोटे छोटे राज्य जो हैं वो किसके अधीन थे? मुगलों के अधीन थे। यानी जाहिर सी बात है, अगर स्टीफन हॉकिंस को व्यापार की अनुमति लेने आना है या व्यापार की अनुमति लेनी है तो उसको अनुमति किससे लेनी पड़ेगी दोस्तों? मुगलों से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर मुगलों की बात करूं तो मुगलों की अगर शासन व्यवस्था की बात करूं, उस समय शासन का जो केंद्र हुआ करता था मुगलों का, वो कौन सा हुआ करता था? दिल्ली हुआ करता था। और दिल्ली में अगर मैं 1608 की बात करूं, दिल्ली में शासन कौन कर रहा था? तो आपको पता होगा दोस्तों इस बात का कि 1605 में दिल्ली में शासन करने वाले शासक अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही 1605 में अकबर की मृत्यु हुई तो अकबर की मृत्यु के बाद यहाँ 1605 के बाद यहाँ जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? जहांगीर बनते हैं। यानी 1605 के बाद 1608 की मैं बात कर रहा हूं। अगर 1608 की बात करूं तो 1608 में मुगल दरबार में अगर स्टीफन हॉकिंस आए होंगे तो जनरल सी बात है किसके पास आए होंगे? जहांगीर के पास आए होंगे। दोस्तों 1608 में स्टीफन हॉकिंस जो जहांगीर के पास आते हैं और जहांगीर और स्टीफन हॉकिंस की अगर बात करें, जहांगीर और स्टीफन हॉकिंस की अगर बात करें तो इनकी मुलाकात होती है दोस्तों आगरा में। कहाँ? स्टीफन हॉकिंस और जो जहांगीर है वो कहाँ मिलते हैं? आगरा में इनकी मुलाकात होती है। और आगरा में जब ये मिलते हैं तो जहांगीर को पूछा जाता है, किसके द्वारा पूछा जाता है? स्टीफन हॉकिंस द्वारा, कि महाराज आपके यहाँ हमें व्यापार करना है तो क्या हम व्यापार कर सकते हैं? तो जहांगीर जो है वो साफ साफ मना कर देते हैं कि जी नहीं, मैं आपको भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दूंगा। यानी कुल मिला के बात ये है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि 1608 में स्टीफन हॉकिंस जब भारत आए थे तो स्टीफन हॉकिंस को व्यापार की अनुमति नहीं दी गई थी। यानी 1608 में या 1608 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं हुई थी। जैसे ही स्टीफन हॉकिंस को जहांगीर ने व्यापार के लिए मना करा तो स्टीफन हॉकिंस ने कोई ऐतराज नहीं जताया। तो स्टीफन हॉकिंस ने क्या करा? स्टीफन हॉकिंस ने एक दूसरा क्षेत्र देखा जहां पे ये अपना व्यापार स्थापित कर सके। कहां अपना व्यापार स्थापित किया? देख लेते हैं दोस्तों। कल जैसे हमने बात की थी दक्षिण भारत के कुछ हिस्से की, दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा मैंने आपको बताया था, हमने जिक्र किया था दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि यहाँ एक जगह है मद्रास। आजकल इस क्षेत्र को तमिलनाडु कहा जाता है। तमिलनाडु जो राज्य है उसके अंदर ये क्षेत्र आता है। यहाँ एक जगह मैंने आपको बताया था बंगाल। यहाँ मैंने आपको एक जगह बताई थी केरल। यहाँ मैंने बात करी थी गोवा की और यहाँ मैंने बात करी थी बम्बई की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने कहा 1608 में जहांगीर ने स्टीफन हॉकिंस को व्यापार की अनुमति नहीं दी। और जैसे ही अपने साम्राज्य में व्यापार की अनुमति नहीं दी तो इन्होंने क्या करा? यहाँ एक राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अंग्रेजों ने आंध्र प्रदेश की एक जगह है जिसको उस समय मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम भी आप इसको कह सकते हैं। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, जो कि कहाँ है? वर्तमान में हमारा आंध्र प्रदेश का राज्य है, वहाँ है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में लगाई। कब लगाई दोस्तों? 1611 में। 1611 में। यानी मैं कह सकता हूं कि जब स्टीफन हॉकिंस को जहांगीर ने अपने साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी तो स्टीफन हॉकिंस, या यूं कह दूं कि जो ब्रिटिश व्यापारी थे उन्होंने अपनी पहली कंपनी कहाँ या पहली फैक्ट्री कहाँ लगाने का निर्णय लिया? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और कब? ये 1611 में ये प्रथम फैक्ट्री थी, यानी कह सकता हूँ प्रथम उद्योग धंधा था जो अंग्रेजों द्वारा भारत में लगाया गया था। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? मछलीपट्टनम में लगाई गई थी। 1611 में यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित करने के बाद 1612 में दोस्तों एक युद्ध होता है जिसे संवाली का युद्ध भी कहा जाता है। संवाली का युद्ध। संवाली जगह है दोस्तों एक, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो संवाली ये सूरत के पास है।
सूरत के पास है, वर्तमान में कौन से राज्य में है? गुजरात में। सूरत के पास गुजरात राज्य में ये जगह है संवाली। संवाली में युद्ध होता है, किसके बीच युद्ध होता है? अंग्रेजों के बीच। किसके बीच? अंग्रेजों के बीच और पुर्तगालियों के बीच। किसके बीच? अंग्रेजों के बीच और पुर्तगालियों के बीच। और होता यूं है दोस्तों कि इस पुर्तगाली और अंग्रेजी युद्ध में जीतता कौन है? अंग्रेज जीत जाते हैं। कौन विजयी रहता है? अंग्रेज विजयी रहते हैं। और जैसे ही 1612 के संवाली के युद्ध में पुर्तगालियों से कौन जीतता है? अंग्रेज जीत जाते हैं। तो जीत से कौन खुश होता है? जहांगीर। इस जीत से कौन खुश होता है? जहांगीर। जीत से खुश कौन होता है? जहांगीर। जहांगीर को इस जीत से खुशी होती है और जहांगीर इस जीत की खुशी के माध्यम से या जीत से खुश होकर अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में व्यापार करने की क्या देता है? अनुमति देता है। अंग्रेजों को अपने क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति देता है और जहांगीर कहता है आप श्रीमान मेरे राज्य में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। और इस तरीके से 1612 के एक वर्ष बाद यानी 1613 में, 1612 के एक वर्ष बाद 1613 में अंग्रेज जो है वो पहली बार अपनी फैक्ट्री मुगल साम्राज्य के अधीन स्थापित करते हैं। और कहाँ स्थापित करते हैं? सूरत में। सूरत कहाँ है दोस्तों? वर्तमान हमारे देश के राज्य गुजरात में। यानी बहुत सारी बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में नहीं लगाई थी। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सन 1611 में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई थी। दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। और सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का कारण था जहांगीर द्वारा खुश होकर अंग्रेजों को क्या कर देना? वहां पे अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे देना। और कारखाना स्थापित करने की अनुमति देने का कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों ने 1612 में संवाली के युद्ध में किसको हरा दिया था? पुर्तगालियों को हरा दिया था। दोस्तों ये तो बात हुई अंग्रेजी कंपनी की। अंग्रेजी कंपनी कब स्थापित हुई? 1613 में। और 1613 के बाद अंग्रेज जो है वो लगातार अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाते रहे। कहाँ कहाँ कैसे कैसे उन्होंने अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाया वो भी हम देखते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जैसे मैंने पहले जिक्र किया कहाँ लगाई? आंध्र प्रदेश। अब अंग्रेजों को क्या हुआ? थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ दोस्तों ऊपर से यहाँ से। अब यहाँ क्या हुआ? अंग्रेजों को इसके बाद यहाँ जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? गुजरात। गुजरात में जहांगीर ने क्या दे दिया? व्यापार करने की अनुमति दे दी। यानी अब अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ है? गुजरात में है। अंग्रेजों का क्षेत्र गुजरात पे हो गया, अंग्रेजों का अधिकार गुजरात क्षेत्र पे हो गया। और कहीं ना कहीं व्यापारिक अधिकार कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में तो पहले था ही। अब अंग्रेजों ने क्या करा? मुख्य 3 जगहों पर अपना अधिकार करना शुरू करा। कैसे कैसे उनका अधिकार हुआ, कहाँ कहाँ हुआ वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं अंग्रेजों ने कहाँ अधिकार किया, तो सबसे पहला जो जगह आता है वो आता है मद्रास। मद्रास वर्तमान में इसको आप चेन्नई भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। हुआ यूं था दोस्तों कि एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे नाम के इस व्यक्ति ने सन 1632 में क्या करा? इस मद्रास को लीज पे लिया। मद्रास को क्या करा? लीज पे लिया। लीज पे लेने का मतलब किराए पे लिया। और किराए पे लेने के बाद मद्रास में अपना केंद्र स्थापित किया। और केंद्र स्थापित करने के साथ साथ मद्रास में इन्होंने क्या करा ना, एक फोर्ट स्थापित किया। इस फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है आज भी तमिलनाडु सरकार इसको प्रयोग कर रही है। ये कहाँ बना हुआ है? मद्रास में बना हुआ है, यानी मैं कह सकता हूँ चेन्नई में बना हुआ है। और फ्रांसिस डे ने जैसे ही 1632 में मद्रास को लीज पर या किराए पर लेकर सेंट जॉर्ज फोर्ट का निर्माण किया, इसके बाद धीरे धीरे इनका आधिपत्य कहाँ होता गया? हमेशा के लिए मद्रास पे अंग्रेजों का आधिपत्य होता गया। इन सबसे पहले अंग्रेजों ने मद्रास पे अपना अधिकार स्थापित करने के लिए क्या किया था? 1632 में फ्रांसिस डी नाम के एक अंग्रेज ने इस मद्रास को लीज पे लिया था और वहां क्या कर दिया था? सेंट जॉर्ज नाम का एक फोर्ट स्थापित कर दिया था। अब दूसरी बात करते हैं, महत्वपूर्ण जो जगह थी अंग्रेजों का अधीन आने वाली, वो दूसरी जगह थी दोस्तों बंगाल। कौन सी जगह थी? बंगाल। हुआ यूं कि अंग्रेजों ने सन 1651 में
हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी पर या हुगली नामक स्थान पर, मैं कह सकता हूं हुगली नामक स्थान पर क्या करा, अपना व्यापारी केंद्र स्थापित करा, अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करा। कहां करा? बंगाल में। 1651 में अंग्रेजों ने क्या करा, बंगाल में अपना व्यापारी केंद्र स्थापित करा और काफी समय तक यहाँ व्यापार करते रहे, किसी प्रकार की इनको समस्या नहीं आई। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, ये बात है सन 1686 की, 1686 की बात है, 1686 की बात है दोस्तों। 1686 में जब अंग्रेज यहाँ व्यापार कर रहे थे तो एक बार 1686 में अंग्रेजों ने हुगली में लूटपाट की। इससे जो तत्कालीन शासक था, कहाँ का तत्कालीन शासक? दिल्ली का। दिल्ली में कौन शासन कर रहा था उस समय? शासन तो मुगलों का ही था, लेकिन यहाँ शासन कर रहा था 1686 में औरंगजेब। कौन शासन कर रहे थे? औरंगजेब। औरंगजेब हुगली में की गई लूटपाट से नाराज हुए। अंग्रेजों की 1686 में हुगली में जो इन्होंने लूटपाट की उससे नाराज हुए और औरंगजेब ने क्या करा, इनके साथ युद्ध करा। औरंगजेब ने युद्ध करा। किसके साथ युद्ध करा? अंग्रेजों के साथ। और ये युद्ध कहाँ हुआ? ये युद्ध यहीं हुगली के आसपास ही युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। अंग्रेजों को भागना पड़ा, यानी अंग्रेज जो है वो 1686 में भाग गए थे। कौन से क्षेत्र को छोड़कर भाग गए थे? हुगली को छोड़कर भाग गए थे। लेकिन बाद में औरंगजेब के साथ समझाइश बुझाइश की गई, औरंगजेब के साथ बात करी गई अंग्रेजों द्वारा, और औरंगजेब इस बात के लिए एग्री हो गए कि आप हुगली में पुनः व्यापार कर सकते हैं, आप हुगली में व्यापार कर सकते हैं। किसने कहा? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कहा कि आप हुगली में व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते मेरी शर्त यह है कि आप मुझे 1.5 लाख रुपए क्या कर दे, हर्जाना दे दे। कितने रुपए दे दे? 1.5 लाख रुपए क्या दे दे? हर्जाना दे दे। और 1.5 लाख रुपए हर्जाना देने के बाद मैं आपको भारत में हुगली क्षेत्र जो है यहाँ व्यापार करने की अनुमति दे देता हूं। तो 1.5 लाख रुपए हर्जाना जो है वह अंग्रेजों ने दिया। 1.5 लाख रुपए हर्जाना अंग्रेजों द्वारा दिया गया और अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपए हर्जाना देने के बाद पुनः क्या कर लिया, इस हुगली नामक स्थान पे अपना व्यापार स्थापित कर लिया। और पुनः स्थापित करने के बाद दोस्तों एक समय ऐसा भी आया, ये बात है सन 1698 की, 1698 में वहां का जो जमींदार था, कहां का? बंगाल का। बंगाल का जो जमींदार था 1698 में उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों को बंगाल सौंप दिए। कौन कौन से क्षेत्र सौंपे? सुतानती, गोविंदपुरा, सुतानती, गोविंदपुरा, व इसके साथ साथ एक जो क्षेत्र सौंपा वो सौंपा कोलिकाता। कोलिकाता बंगाल के सूबेदार ने 1698 में क्या करा, अंग्रेजों को 3 क्षेत्र सौंप दिए। कौन कौन से 3 क्षेत्र सौंपे? सुतानती, गोविंदपुरा और कोलिकाता। और जैसे ही 3 क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आए, अंग्रेजों ने क्या करा, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाया। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाया दोस्तों, और तीनों क्षेत्रों को मिलाने के बाद इन्होंने सन 1700 में इस क्षेत्र को एक नया नाम दिया, जिसका नाम था कलकत्ता। इसका नाम था कलकत्ता। इस कलकत्ता को हम आधुनिक कोलकाता के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे पश्चिम बंगाल की राजधानी है। याद रखिएगा दोस्तों, इस कलकत्ता को बसाने का श्रेय जाता है जॉन चार्नक। कलकत्ता को बसाने का श्रेय जाता है जॉन चार्नोक को। जॉन चार्नोक, ये जॉन चार्नोक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कलकत्ता को बसाया था। और इसी 1700 के आसपास दोस्तों इस कलकत्ता को अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी भी घोषित किया था। क्या करा था? प्रेसिडेंसी भी घोषित किया था। 1700 में कलकत्ता को प्रेसिडेंसी भी घोषित किया गया था। या दूसरे शब्दों में ये कह दूं कि अगर बात करें 1608 की, 1608 से लेकर अगर सन 1700 तक की बात करूं तो अंग्रेजों के अधीन 2 स्थान आ चुके थे, महत्वपूर्ण स्थान भारत के। कौन से? पहला मद्रास और दूसरा बंगाल। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं दोस्तों। मैंने कहा कि मद्रास जो है अंग्रेजों के अधीन किस तरीके से आया। फ्रांसीसी डे नाम के व्यक्ति ने 1632 में इस मद्रास को लीज पे लिया, किराए पे लिया, और किराए पे लेने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनवा दिया या फोर्ट बनवा दिया। और उसके बाद धीरे धीरे इनका आधिपत्य यहाँ होता रहा।
फिर उसके बाद हमने बंगाल की बात करी। बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना उद्योग धंधा जो स्टार्ट किया वो 1651 में किया। हुगली नामक क्षेत्र पे अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। 1651 से लेकर कुछ सालों तक इनका व्यापार सही रहा। 1686 में क्या करा, इन्होंने अंग्रेजों ने हुगली में लूटपाट की, जिससे तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब नाराज हुआ और औरंगजेब ने क्या करा, एक संघर्ष करा किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेज जो है वो मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ इस संघर्ष में जीत नहीं पाए और वो उनको यहाँ से भागना पड़ा। और यहाँ से एक बार उनका व्यापारिक धंधा थोड़ा चौपट जरूर हुआ, लेकिन बाद में औरंगजेब के साथ समझाइश बुझाइश करी गई, बात करी गई, तो औरंगजेब इस शर्त पे माने कि आप हुगली वाले क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते आप मुझे कितने रुपए दे दें, 1.5 लाख रुपए हर्जाना दे दें। और अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपए हर्जाना दिया और हुगली पे क्या कर लिया, पुनः अपना व्यापार स्थापित कर लिया। और यहाँ पुनः अपना व्यापार स्थापित करने के बाद अंग्रेजों को एक और फायदा हुआ। 1698 में बंगाल के जमींदार ने अंग्रेजों को 3 क्षेत्रों की, सुतानती, गोविंदपुरा व कोलकाता की क्या सौंप दी, जमींदारी सौंप दी। और इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर अंग्रेजों ने 1700 में एक शहर बसाया, जिस शहर का नाम क्या था, उस समय क्या था, कलकत्ता। आज इस शहर को हम क्या करते हैं, कोलकाता के नाम से जानते हैं, जो हमारे एक राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इसी 1700 में कलकत्ता को अंग्रेजों ने क्या करा था, प्रेसिडेंसी भी घोषित की थी। दोस्तों मैंने कहा कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है, बड़े बड़े जो महानगर है उनके जो संस्थापक है उनका नाम पूछा जाता है। कलकत्ता की हमने बात की है, अगर कलकत्ता के संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो उसका नाम है जॉन चार्नोक। कलकत्ता को बसाने का श्रेय किसको जाता है, जॉन चार्नोक को जाता है। चलिए दोस्तों, हमने बात करी मद्रास की, हमने बात करी बंगाल की। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई कैसे अंग्रेजों के अधीन आया। अगर मुंबई की मैं बात करूं तो ये बात है दोस्तों सन 1661 की, 1661 की। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने जिक्र किया था, या मैंने आपको बताया था, इस बात पे हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। मैंने आपको कहा था कि यहाँ एक राज्य है गोवा, गोवा यहां एक राज्य है, यहां एक राज्य हमने अभी पढ़ा मद्रास, मद्रास के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। और गोवा मैंने आपको बताया था कि गोवा जो है वो किसके अधीन आ गया था, पुर्तगालियों के अधीन। और मैंने कल आपके सामने जिक्र भी किया था, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ एक जगह है द्वीप, द्वीप भी पुर्तगालियों के अधीन आ गया था। और मैंने ये कहा था कि यहाँ वाला पूरा क्षेत्र जो है वो किसके अधीन आ गया था, कहीं ना कहीं पुर्तगालियों का अधीन था। यानी अगर मैं बात करूं गोवा की, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात कर लूं केरल की, केरल की बात कर लूं, मैं गोवा की बात कर लूं, केरल किसके अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा किसके अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। और कहीं ना कहीं मुंबई भी किसके अधीन था, उस समय पुर्तगालियों के अधीन था। लेकिन ये जो मुंबई है ये अंग्रेजों को उपहार स्वरूप मिला। कैसे मिला, उपहार स्वरूप मिला। कैसे मिला समझते हैं। हुआ ये कि 1661 में एक शादी तय हुई। ये बात है सन 1661 की। 1661 में शादी तय हुई। ब्रिटेन के राजकुमार, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड की, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड व पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये जो चार्ल्स सेकंड थे कहां के थे, ब्रिटेन के थे। कैथरीन कहां की थी, पुर्तगाल की थी। और मैंने कहा आपको कि जो मुंबई है वो किसके अधीन हुआ करता था, पुर्तगाल के अधीन हुआ करता था। और जब ये 1661 में शादी तय हुई तो 1661 में जो ये चार्ल्स सेकंड है, इन चार्ल्स सेकंड को ये मुंबई जो है वो क्या कर दिया गया, दहेज में दे दिया गया। पूरा का पूरा मुंबई शहर क्या कर दिया गया, दहेज में दे दिया गया। और जैसे ही मुंबई शहर दहेज में दिया गया, वैसे ही ये जो मुंबई शहर है वो किसका हो गया, मुंबई शहर हो गया चार्ल्स सेकंड का। चार्ल्स सेकंड का कहने का मतलब कि अब ये मुंबई पे अधिकार किसका हो गया, ब्रिटेन का। और ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं या चार्ल्स सेकंड की बात करूं, दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि 1600 के आसपास की बात करूं तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश, या 1600 से पहले की भी बात करूं, कुछ समय पहले की बात करूं तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन हुआ करता था, ब्रिटेन हुआ करता था। ब्रिटेन के बहुत सारे देश क्या हुआ करते थे, गुलाम भी हुआ करते थे। और इतने ताकतवर देश का राजकुमार, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि एक छोटे से शहर के लिए अपने ब्रिटेन से बार बार यहाँ मुंबई को देखने के लिए आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजकुमार को दहेज में या गिफ्ट में दी हुई चीज को छोड़ दे, ऐसा भी संभव नहीं है। तो जो चार्ल्स सेकंड थे उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उनके एक विचार आया। विचार क्या आया, उन्होंने सोचा अगर मैं मुंबई को किराए पे दे दूं तो कैसा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने किया। किराए वाला जो आइडिया है उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने क्या करा,
इस मुंबई को किराए पे दे दिया। क्या करा? इस मुंबई को किराए पे दे दिया। मुंबई को किराए पे किसको दिया भाई? EIC को। किसको दिया? EIC को, या मैं कह सकता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी को। वही कंपनी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी, जो भारत में क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। इस कंपनी को राजकुमार ने क्या कर दिया? इस कंपनी को राजकुमार ने क्या कर दिया? मुंबई गिफ्ट में दे दी, या मुंबई मैं कह दूं कि किराए पे दे दी। और जैसे ही मुंबई किराए पे दी गई तो दोस्तों इस बात को समझिएगा कि तीनों क्षेत्र, कौन से क्षेत्र? यहां मैंने बात करा मुंबई की, यहां मैंने बात करी मद्रास की, और यहां मैंने बात करी बंगाल की। ये तीनों के तीनों क्षेत्र किसके अधीन आ गए? अंग्रेजों के अधीन आ गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको जो बताया है, मैंने बताया है कि कैसे बंगाल, मद्रास व मुंबई अंग्रेजों के अधीन आए, कैसे अंग्रेजों का धीरे धीरे यहाँ साम्राज्य विस्तार होता रहा। कहां तक हमने पढ़ा? हमने पढ़ा है 1661 तक। बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजों की आगे जो गतिविधियां हैं वो क्या रही। 1661 के बाद अंग्रेजों ने अपना यहाँ पे व्यापारिक डेरा डाला और अपना व्यापार लगातार करते रहे। 1661 से लेकर मैं बात करूं अगर 1756 की बात करूं, 1756 की, 1661 से लेकर 1756 तक अंग्रेजों को, हाँ छोटे छोटे संघर्ष इनको जरूर करने पड़े, पुर्तगालियों के साथ युद्ध करने पड़े, लेकिन मुख्य रूप से 1756 तक अंग्रेजों को किसी भी बड़े संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन 1756 में अंग्रेजों के सामने एक मुश्किल आई। कौन सी मुश्किल आई? समझते हैं। हुआ ये कि 1707 में, यहां मैंने बात करा था दोस्तों दिल्ली की मैंने बात करी थी। दिल्ली 1707 में दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? मुगल। और 1707 में मुगल शासक जो था, अभी हमने जिक्र किया था औरंगजेब। कौन सा शासक? औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपके सामने जिक्र किया है कि मुगल साम्राज्य बहुत ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था, और बाकी जो छोटे छोटे साम्राज्य थे भारत में वो किसी समय में मुगलों के अधीन हुआ करते थे। लेकिन जैसे औरंगजेब शासन करने आए तो औरंगजेब की शासन करने का जो तरीका था, औरंगजेब की नीतियां जो थी वो इतनी खराब थी कि औरंगजेब से छोटे छोटे रियासतों में, मेरवाड़ों पर शासन करने वाले सारे जो राजा थे वो नाराज थे, और उनको एक मौका चाहिए था कि कब मुगल साम्राज्य से क्या हो जाए? आजाद हो जाए। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, छोटे छोटे जो साम्राज्य थे उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जैसे ही स्वतंत्र घोषित किया तो 1756 में बंगाल ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और 1756 में एक यहाँ पे शासक बनता है जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। 1756 में बंगाल के शासक कौन बनते हैं? सिराजुद्दौला बनते हैं। और जैसे ही बंगाल के शासक सिराजुद्दौला बनते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है सिराजुद्दौला को, वो प्रॉब्लम आती है अंग्रेजों से। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है अंग्रेजों से। कौन सी दिक्कत आती है? दिक्कत ये आई, बंगाल में एक किला बनवाया था, एक फोर्ट बनवाया हुआ था। बंगाल में एक जगह थी जिस जगह का नाम था, बंगाल की जगह की बात कर रहा हूं, जिस जगह का नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। बंगाल में एक फोर्ट था जिस फोर्ट का नाम था विलियम फोर्ट बनवाया हुआ था बंगाल में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों के लिए बंगाल में एक केंद्र था। अंग्रेजों के लिए बंगाल में एक केंद्र था। एक समय ऐसा आया जब 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के शासक थे, और उसी समय अंग्रेजों ने क्या करा? इस फोर्ट की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। क्या कर दिया? फोर्ट की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। किलेबंदी शुरू करने का मतलब है कि यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति क्या करना शुरू कर दिया? अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे ही सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू किया, इस बात से समस्या किसको हुई? इस बात से समस्या हुई सिराजुद्दौला को। सैन्य शक्ति को बढ़ाने का जो सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा वो किसको सामना करना पड़ा? सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला ने कहा, भैया आप अपनी सैन्य शक्ति क्यों बढ़ा रहे हैं, है ना? काफी बार पूछने के बाद अंग्रेजों ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर सिराजुद्दौला ने धमकी दी अंग्रेजों का कि देखिए आप मुझे जवाब दे दीजिए या फिर मैं आपके ऊपर क्या कर दूंगा? आक्रमण कर दूंगा। तो अंग्रेजों ने जवाब दिया, बहुत ही मजाकिया जवाब दिया। अंग्रेजों ने कहा, देखिए श्रीमान, आपके फोर्ट विलियम की हम क्या कर रहे हैं? किलेबंदी कर रहे हैं, या यूं कह दीजिए कि हम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं।
हम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, इसका आपको कोई नुकसान नहीं है महाराज सिराजुद्दौला, आपको कोई नुकसान नहीं है, इसका तो हमें फायदा है, हमारी सुरक्षा के लिए है। तो सिराजुद्दौला ने पूछा भैया कौन सी सुरक्षा? तो अंग्रेजों ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अंग्रेजों ने कहा भैया यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है, आज भी इस जगह को हम जानते हैं इस नाम पांडिचेरी के नाम से, पांडिचेरी के नाम से। पांडिचेरी एक जगह है और पांडिचेरी में शासन कौन कर रहा था? फ्रांस के लोग। कौन शासन कर रहा था? फ्रांस के लोग। अंग्रेजों ने कहा श्रीमान फ्रांस के लोग पांडिचेरी में शासन कर रहे हैं और हमें डर है कि भविष्य में वो हमारे ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे, और यदि भविष्य में हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम यहाँ से बंगाल से फोर्ट विलियम से अपनी सैन्य शक्ति के माध्यम से हमारी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। यानी इस किले की जो घेरेबंदी करी जा रही है या फिर इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, सैन्य शक्ति जो बढ़ाई जा रही है, वो आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि हमारी सहायता हेतु करा जा रहा है। किसकी सहायता हेतु करा जा रहा है? अंग्रेजी जो सिस्टम है, अंग्रेजी प्रणाली है, उसकी सहायता के लिए ऐसा किया जा रहा है। किसके आक्रमण से बचने के लिए? फ्रांस के आक्रमण से बचने के लिए। फ्रांस कहाँ शासन कर रहा था? फ्रांस के कुछ लोग कहाँ शासन कर रहे थे? पांडिचेरी में। सिराजुद्दौला को जैसे जवाब दिया, सिराजुद्दौला को ये जवाब मंजूर नहीं था, उनको ऐसा नहीं लगा कि अंग्रेज सच बोल रहे हैं। तो हुआ ये, कहा जाता है कि 20 जून 1756 को, कब? 20 जून 1756 को, 20 जून 1756, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? सिराजुद्दौला आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर आक्रमण करते हैं भाई? आक्रमण करते हैं फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम पे आक्रमण करते हैं और जैसे ही फोर्ट विलियम पे आक्रमण करा, हुआ ये था कि वैसे तो यहाँ पे अंग्रेज सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे, लेकिन संयोग रहा कि जिस दिन सिराजुद्दौला ने यहाँ पे आक्रमण किया उस दिन अंग्रेजों की ज़्यादा सेना यहाँ नहीं थी, कुछ एक सैनिक थे। और जैसे ही सिराजुद्दौला ने बहुत बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया तो कुछ एक सैनिक यहाँ भाग खड़े हुए और यहाँ फोर्ट विलियम की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी जो थी वो थी हॉलवेला नाम के व्यक्ति के पास। किसके पास? हॉलवेला नाम का एक व्यक्ति था। इस हॉलवेला नाम के व्यक्ति के पास किसकी जिम्मेदारी थी? सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। किसकी सुरक्षा करनी थी हॉलवेला को? फोर्ट विलियम की। और जैसे ही अटैक किया गया, सिराजुद्दौला ने अटैक किया, तो यहाँ पे बहुत कम सैनिक थे। जितने भी सैनिक थे, कुछ लोग ऐसे भी जो भाग गए, समुद्री रास्ते से भाग गए थे, बहुत कम सैनिक बचे थे। जाहिर सी बात है अगर इतने कम सैनिक होंगे तो हॉलवेला को क्या करना पड़ेगा? हारना पड़ेगा। और हॉलवेला यहाँ पे क्या हुआ? हार गया। हॉलवेला हार गया। हार गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो घटना हुई, इस घटना ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है अंग्रेजी सिस्टम प्रणाली, अंग्रेजी सिस्टम को, अंग्रेजी प्रणाली को, या मैं कह दूं कि भारत की राज्य व्यवस्था भी इस घटना से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। किस तरीके से प्रभावित है समझते हैं। हॉलवेला हार गया, लेकिन हुआ ये कि इस फोर्ट विलियम में, इस फोर्ट विलियम नामक स्थान पे या फोर्ट विलियम नाम इस किले में एक जगह थी जिसको आप ब्लैक हॉल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्लैक हॉल कह सकते हैं, या मैं काल कोठरी भी कहूं तो गलत नहीं होगा। काल कोठरी या फिर ब्लैक हॉल आप इसको कह सकते हैं। एक आप कह सकते हो तहखाना था, एक रूम बना हुआ था, तहखाना बना हुआ था, जमीन के अंदर बना हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो है वो 18 फीट और 14 फीट, 14 फीट चौड़ा और 18 फीट लंबा एक तहखाना बना हुआ था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? ब्लैक हॉल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो बहुत अच्छे से आपको समझ आई होंगी। आगे की जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करेंगे हम कल। एक एक करके सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं उनको एक बार आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ आती रहें। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारा सहयोग इसी तरीके से हमारा सहयोग करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।